हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आज हम यहाँ पर प्रस्तावना या प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसमें अमेंडमेंट हुए, क्या क्या इसमें शब्द जोड़े गए हैं और इस प्रस्तावना का मतलब क्या है। आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना तो ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो ये प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को लाई गई थी, ठीक है। इसको मतलब ये एक उद्देश्य का पत्रिका थी। इस जो जवाहरलाल नेहरू का मकसद था उद्देश्य पत्रिका पेश करने का, कि वो बताना चाहते थे कि जो हमारा भारत का संविधान है कैसे हमें उसका बनाना है, मतलब कि किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ताकि जो आने वाले जो पीढ़ी है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये जो संविधान है अच्छे से चल सके। तो ये एक उद्देश्य का पत्रिका थी, हम डेमो बोल देते हैं एक, ठीक है। प्रारूप था, ठीक। हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या कमी बताया गया है। इसमें बोला है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम मतलब कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, आप टेंशन ना लिए। और जो ये शब्द है ना, मैं भी डिस्कस करूँगा लास्ट में कि इनका मतलब क्या करता है। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 तरह के न्याय। विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी 2 तरह की समानता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा, ठीक है, एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या क्या था। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रस्तावना है क्या, मतलब प्रस्तावना पढ़ते आ, लेकिन आज मैं बता देता हूँ। प्रस्तावना का मतलब यही था कि वो मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बताना चाहते थे कि जो हमारा संविधान है वो कैसा होगा, हमें कैसा बनाना है। तो वो इस प्रस्तावना या उद्देश्य का पत्रिका के रूप में ही बताना चाहते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और पहला देख लेते हैं जो प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है। एक तो यह है कि जो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। इसका तो मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग, यहाँ पे आरंभिक अंग आएगा, अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। ये आगे आगे देखना है इसमें मतलब क्या कहेगा, आप ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से पढ़ना इन जो पीपीटी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। इसका मतलब है जो भारत की प्रस्तावना में जो बोला गया ना कि हम भारत के लोग, उसका मतलब ये है कि अब जो पूरी लास्ट में जो अंतरिम स्रोत है ना भारत के संविधान का, वो भारत के लोग ही है, ठीक है। उसका मतलब कहने का यही था कि जो लास्ट में जितनी भी वो बचता है ना शक्ति, मतलब सब कुछ हटा पिटा कर, लेकिन जो लास्ट में बचता है वो भारत के लोगों के ही हाथों में है। लास्ट में भारत के लोगों के ही द्वारा शासन चलाया जाता है एक तरह से देख के, तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन पॉइंटों को ध्यान से देख लेना। प्रस्तावना में लिखित शब्द जो था हम भारत के लोग, अभी मैंने बोला था
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। इसका मतलब यह है, एक मिनट, कि जो प्रस्तावना के द्वारा यह बताया गया है कि जो हम भारत के लोग यानी भारत के नागरिकों को कहा गया है कि इस संविधान को, मतलब कि जो प्रस्तावना लिखी थी इसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, उसमें बोला गया कि जो हम भारत के लोग हैं इस संविधान सभा को अंगीकृत करते हैं, जो प्रस्तावना है, और अधिनियमित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है, यानी सौंपते हैं। तो इसमें भारत के लोगों की सर्वोच्चता दिखाई गई है, ठीक है, कि पावर क्या है भारतीय लोगों की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जाता। एक मिनट, ये शायद ये गलत है, प्रवर्तित, ठीक है, या इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, नहीं किया जाता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यानी कि देखिए, जो एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल, मिनट, जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो गोपाल बनाम मदन गोपाल एक केस था 1957 में आया था। इसमें ये बोला गया था कि हम प्रस्तावना को न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। निर्णय में घोषित किया गया था कि यानी सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना का अवहेलना करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखता है, अभी आगे आगे इसी से रिलेटेड बातें चलती रहेगी। बेरोबारी यूनियन वाद 1960, ये भी एक केस था। में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था कि जो ये इस केस के अंदर ये बोला गया था कि ये मतलब कि पूरी बारिश की केस के बारे में बोला गया, बेरोबारी केस। इस केस में बोला था कि जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना है ना, वो संविधान का अंग नहीं है, यानी वो पार्ट नहीं है संविधान का। तो उसमें ना जब पार्ट नहीं है तो उसमें हमको संशोधन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी के आधार पर एक केस आया था, केशवानंद भारती का केस, केरल राज्य बनाम मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया था, 1973 में आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग है, इसलिए उसमें जो विधायक है, सॉरी विधायिका है, उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये केस है, ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि उसने बोला था कि संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें न्यायालय मतलब आई मीन संसद मतलब कि कोई फेरबदल नहीं कर सकती, नेगेटिव मतलब कि कोई गलत उसमें से गलत संशोधन नहीं कर सकती थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसीलिए इसमें बोला था कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया था, यानी इसमें जितने भी शब्द बोले गए ना, उनको संशोधन हटा नहीं सकती, उसको नेगेटिव तरीके से उसमें संशोधन नहीं कर सकती। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक है, नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण होता रहे, मतलब कि ऐसा संशोधन तो कर सकती है जो भारतीय देश मतलब भारतीय नागरिकों को पॉजिटिव की तरफ लेके जाए, पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जाए, ना कि नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है। तो इसमें ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, यानी देखिए इसमें जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 तरह के शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन वर्डों को हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं यही बता देता हूँ कुछ। समाजवादी तो वो होता है, एक मिनट में इसका वो हटा देता हूँ। समाजवाद का मतलब होता है कि जिसमें सरकार उस देश के नागरिकों की जो ज़रूरतमंद चीज़ होती है, यानी कि कपड़ा, रोटी, मकान, इनकी पूर्ति कराए, सरकार खुद उनको पूर्ति दे, रोजगार उनको दे, ठीक है।
ये होता है समाजवाद। और जो पूंजीवाद होता है इसका विपरीत, उसमें सब प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि प्राइवेट, हर एक चीज़ प्राइवेट कर देते हैं। जैसे कि अमेरिका में है, और कुछ कुछ अब इंडिया में भी हो रहा है, यानी कि आप भी देख रहे होंगे रेलवे तक प्राइवेट कर दी गई है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि भारत का यानी कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, यानी इसमें भारत में जितने भी धर्म है ना, 7+ धर्म है, यानी 7+ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी और बौद्ध, जैन, ये धर्म है, यानी सब समान है, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा इन इंडिया। ठीक है। और देखते हैं राष्ट्र की अखंडता, यानी कि अखंडता यानी एकता बनाए रखना, पूरे भारत को एक बनाए रखना, उसको ऐसा ना होने देना कि वो बिखर जाए टुकड़ों में, जैसे पहले था ना वो, अब उसको वैसे ना होने दे। नेक्स्ट देखते हैं। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार करने आए 5 प्रकार, ओ सॉरी, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें 3 प्रकार की तो 3 प्रकार की तो न्याय है। ठीक है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। वो आपने स्टार्टिंग में प्रस्तावना पढ़ी थी, तो उसमें मैंने बताया भी था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे लिखित एवं सार्वजनिक व्यापक संविधान है। वो तो आपको पता ही है कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप से। ठीक है। और यह कठोर और असंतुलित जिला भी है, मतलब कि इसमें ना हम आसानी से संशोधन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम आराम से यानी साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक में बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है संशोधन करने की। ठीक है। जैसे किसी राष्ट्रपति को हटाने की होगी, उसमें महाभियोग लगाने में भी बहुत जटिल प्रक्रिया है, या नया कानून बनाना हो या कुछ भी करना, तो उसमें कुछ एक ऐसे प्रावधान है जिसमें बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया से होकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि आपको पता है राष्ट्रपति ना सर्वोच्च व्यक्ति है भारत का, राष्ट्रपति जो पद होता है। ठीक है। वो भी संविधान का उल्लंघन यानी संविधान के अंडर में रहकर कार्य करता है। अब आप देख लो कि संविधान कितना सर्वोच्च होगा। ये एग्जाम्पल तो आपके लिए बहुत ठीक किया है, इससे आप समझ जाओगे। ठीक है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करता है। ये पॉइंट तो समझ ही गए हुए आप। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 व संविधानता दस्तावेज है। आज इसका बाद 1 मिनट रुको यार, ये गलत टाइपिंग हो गया लगा। इसमें ये बोलना चाह रहे थे कि जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है ना, आपको पता ही है उसका 75% भाग हमने 1935 अधिनियम से लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये थोड़ा सा गलती टाइप हो गया था। भारत के संविधान में यार ये संज्ञा है, यहाँ पे संज्ञा है। अरे यार क्या हो रहा है, पेन नहीं चल रहा। ये है यहाँ पर संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, यानी अपने पूरे संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। हर जगह क्या है, राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी इनका वर्डों का मतलब देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर नहीं हो, किसी के दबाव में निर्णय ना ले। समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवादी का अर्थ है कि सामाजिक और आर्थिक का तात्पर्य है कि 1 मिनट। समाजवादी का अर्थ है कि सामाजिक और आर्थिक इस संदर्भ में सामाजिक समानता का मतलब केवल जाति, रंग, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव के अनुपस्थित है। मैंने समाजवादी आपको बताया भी था। समाजवादी के अंदर जो सरकार है
वो व्यक्ति भारत मतलब कि उसी का जिस कंट्री का समाजवाद है उस कंट्री के लोगों को रोटी कपड़ा मकान की सुविधा देगा। ये किसी के साथ रंग भेद या धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सबको मतलब ये चीज़ प्रोवाइड कराएगा। और आर्थिक समाजवादी मतलब कि आर्थिक का मतलब है कि सभी को रोजगार देगा, ठीक है, सभी को काम देगा, काम करने की स्वतंत्रता है। इस पॉइंट का मतलब ये था, ठीक है। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर, ये क्या लिख दिया, धर्म के आधार पर किसी विषय पर भेदभाव न करे। यहाँ पर किसी आएगा ये, ठीक, अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जो भारत का या अपने राज्य का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म समान है। यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये आज का लेक्चर था, यानी आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।